गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान, जो कि 2025 का पेपर है आपका, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम का। उसमें डिस्कशन करेंगे हम किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे और जानेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कक्षा 10 और 9th वाले, यानी कि कक्षा 10 वाले और 9 वाले जो हैं, उनके लिए ये विशिष्ट यानी कि डिस्कशन है। तो ध्यान देंगे, उसमें 3 घंटे को आपको पढ़ने का समय मिलता है, यानी कि पेपर करने का, यानी कि 15 मिनट जो है आपको पेपर पढ़ने का समय मिलेगा और 3 घंटे पेपर सोल्व करने का समय मिलता है। तो पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 30 नंबर के जो प्रैक्टिकल स्कूल में कराए जाते हैं। ठीक है, तो जो पूर्णांक है आपका 70 नंबर का है। बाकी हम चलते हैं, इसमें 2 भागों में बांटा गया है पेपर को, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि 1 से 20 तक दिए गए हैं। आपको सही प्रश्न चुनने पर 1 नंबर दिया जाएगा, और फिर आपको जो भी आगे वाले हैं, यानी कि 21वां, जो 21 से शुरू होते हैं, इसके आगे वाले जो प्रश्न वो आपको लिखने होते हैं, यानी कि खुद आपको लिखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे ओमार, यानी कि जो भी आप पत्रिका है उसमें लिखिए। ठीक है, तो पहला है 1789 में भारत में, 1789 में, ये पहला है। 1789 में भारत में, मिस्टेक इट, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो बताया गया 1789 में जो फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ, यानी क्रांति हुई, तो क्या हुआ, 1789 में हुई थी क्रांति, बस यही परिणाम हुआ, फ्रांस की क्रांति 1789 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी की एकीकरण में प्रमुख भूमिका ओटोमन बिस्मार्क, यानी बी वाला जो क्वेश्चन है आंसर, यानी ऑप्शन वाला वही ठीक है, बी वाला, ओटोमन बिस्मार्क। तो ओटोमन बिस्मार्क जो जर्मनी का, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। बाकी बिस्मार्क ये सम्राट भी बना होगा, लेकिन बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको सिर्फ हम देखेंगे। तीसरा है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, यानी ऑप्शन ए ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ उपन्यास के लेखक। चौथा है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। तो महामंदी का सबसे बुरा असर, ऑप्शन बी, यानी कृषि के क्षेत्र पर महामंदी का असर सबसे ज़्यादा पड़ा है। नहीं, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना सी ऑप्शन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये देशों को लोन देती है, यानी जो ऋण होता है उसी के आधार पर कम ऋण पर ब्याज, यानी कम ब्याज पर लोगों को ऋण देती है। तो इसीलिए ये बैंक, 2 बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो याद रखेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, नहीं छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य, आप इसको आप विकल्प के अनुसार आंसर दे सकते हैं। तो लग रहा है कि चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ इसका आंसर ठीक है, ये वाला चंडीगढ़। ठीक है, सातवां, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में कौन सा है। तो लोकतंत्र का जो प्रमुख गुण है वो, यानी कि देशभक्ति भावना, ये भी होनी चाहिए। बी, राष्ट्रीय मार्ग का चरित्र, ये भी होना चाहिए। सी, प्रगतिशील कार्य होनी चाहिए, यानी कि डी वाला इनमें सभी है। ठीक है, तो इनमें सभी। चलिए, मुझे पूरी तरीके से साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं धूप में बैठा हुआ हूँ, इसलिए
थोड़ा गलत पड़ जा रहा हूँ क्योंकि धूप सामने से आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन आपका हो गया था और 8वां है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी यानी कि डी वाला आंसर ठीक है। फिर 9th है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में जो भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची यानी कि सी वाला जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन वही ठीक है। ठीक है, चलिए आगे जिसको पढ़ना होगा ना, यानी मतलब ये हमें लेसन वाइज तो फाउंडेशन तो हम अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, इसके बाकी हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं ना कि यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 9th है, भारतीय संविधान ये तो हो गया। 10वां निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजसूची से संबंधित है? तो राजसूची को संबंधित कौन सा विषय है? पुलिस व्यवस्था। तो लगभग इस बच्चे ने ठीक ही लगाए हैं सभी ऑप्शन, पुलिस है ये राजसूची का विषय है। चलिए आगे चलते हैं। 11वां है, रबी की फसलों के बोने का समय है। तो रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? एवरेज लग रहा है कि ऑप्शन बी यानी अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके यहाँ किस किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? तो ऊर्जा खनिज कौन सा नहीं है? ऊर्जा खनिज यानी कौन कौन से ऊर्जा देते हैं? कोयले से ऊर्जा मिलती है, यूरेनियम से ऊर्जा मिलती है, प्राकृतिक गैस से ऊर्जा मिलती है। तो ए वाला जो क्वेश्चन है यानी ए वाला ऑप्शन ये यानी लौह अयस्क, इससे ऊर्जा नहीं मिलती है नहीं। तो ऑप्शन 12वां ए का ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, 13वां है, कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है। कृषि क्या है? प्राथमिक आर्थिक क्षेत्रक है ना, प्राथमिक होगा। जो भी प्रकृति से उत्पादन जो भी पदार्थ होते हैं यानी कि वस्तुएं उत्पादन की जाती हैं प्रकृति से, यानी तुरंत प्रकृति से कोयला प्रकृति से तुरंत निकाला जाता है तो प्राथमिक आता है कृषि, प्राथमिक। कृषि के साथ पशुपालन वो भी प्राथमिक है। ठीक है, तो प्रकृति से जो भी उत्पाद मिलते हैं यानी हमें विनिर्माण नहीं करना पड़ता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो 14वां है, निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। गैर परंपरागत बोले तो जो अभी अभी नए की खोज हुई है, जिनकी नई नई खोज हुई है वो कौन से? तो सौर ऊर्जा नई खोज हुई, गैर परंपरागत नहीं है, वो गैर परंपरागत है ये, यानी कि परंपरागत नहीं है। परंपरागत प्राचीन यानी पुराने से चले आ रहा है, तो कोयला लोग पुराने से हिसाब से जला रहे हैं, वही सब बिजली बना रहे हैं उसी से, लेकिन नई जो खोज हुई है सौर ऊर्जा। ठीक, इसमें 15वां है, निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज कौन सा है? आधारभूत यानी कि जिसको पूरा रीढ़ माना गया, तो लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क वो आधारभूत खनिज है। बहुमूल्य खनिज पूछेगा तो आप सोना मार दीजिएगा, नहीं यहाँ आधारभूत पूछा है। 16वां है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ बी वाला यानी कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील के शहर में 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 100 से भी अधिक देशों ने भाग लिया था, है नहीं। ये कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा कि पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ वो किस एजेंडे को लेकर हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस एजेंडे को, एजेंडा 21 पास हुआ था, तो मैं हिंट दे रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिर 17वां है, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में उदारीकरण कब आया था? तो 1991 में, यानी ऑप्शन बी 1991 में भारत में उदारीकरण अपनाया गया था। यानी भारत सरकार ने उदारीकरण बोला तो सरकार लिबरल हो गई थी, यानी कंपनियों को अपने देश में आने की अनुमति दे दी गई थी, है ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी लड़खड़ा गई थी 1991 1991। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर 18वां, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव बोले तो जीवों से संसाधन, तो मत्स्य पालन क्या है? मत्स्य पालन यानी मत्स्य पालन, मछली पालन, ये क्या है? जैव संसाधन है नहीं, तो जीवों को संसाधन जैव संसाधन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जैव संसाधन किसे कहते हैं, हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो
19वां, निम्न में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत जो हुई थी वो 1970 में हुई थी, यानी बी वाला जो ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी वाला जो ऑप्शन करेक्ट है, 1970 में। आप लोग बताइए किसके कार्यकाल में ये शुरुआत हुई? तो हम बता दे रहे हैं, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस नहीं, सॉरी, यूनुस तो अभी आए हैं, उनका नाम आ गया। तो जो बांग्लादेश को जिन्होंने निर्माण किया, यानी वहाँ के जो गांधी कहे जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने ही बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, है नी, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, शेख मुजीबुर रहमान। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा है 20वां क्वेश्चन, किसी देश का विकास आधारित होता है, तो प्रति व्यक्ति आय पर भी होता है आधारित। लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, यानी खान पान कैसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं। और बी वाला औसत साक्षरता दर, यानी कि लोग वहाँ पढ़े लिखे कितने एवरेज हैं, कि हाई स्कूल या 8वीं तक, ऐसे ही इंटर तक, या वो तो होता ही, एवरेज कितना पढ़े हैं। तो सभी क्वेश्चन, ठीक है, डी वाला उपयुक्त सभी है, इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं इस बार में, है ना, 25 में 2000। तो पहला है, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो धूप लग रही है आगे समय शायद, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत गलत हो जा रहा है, तो माफ़ कीजिएगा आप लोग। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो महामंदी क्या होती है? महामंदी क्या होती है? जब वस्तुओं का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है और लोगों के पास रोजगार बहुत ही कम बचता है, तो लोग क्या करेंगे? वस्तुओं खरीद नहीं पाएंगे, तो देश में क्या आएगी? भुखमरी आएगी, ये सब समस्याएं पैदा होंगी। तो उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको, है नहीं, जब पढ़ाई शुरू करेंगे 1 अप्रैल से क्लासें आपकी शुरू होंगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। जो भी 9th और 10th वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है। महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो महामंदी, या मतलब अथवा में लिख सकते हैं महामंदी के प्रभाव, वही आपको लिखना होगा, ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। फिर आगे चलते हैं। दूसरा है, राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी क्या क्या भूमिका देश में होती है? तो राजनीतिक दल बोल तो पार्टियां देश में, आपको पता होगा, बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी, है नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब क्या है? दल हैं। इन्हीं की भूमिका क्या होती है लोकतंत्र में, उसी के बारे में आपको बताना था। चलिए आगे चलते हैं। फिर या अथवा लिख सकते हैं, लोकतंत्र के किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, कि लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। आपको जनता के हित में ही काम करना पड़ेगा, ना कि देश के हित में। जनता क्या मेजोरिटी चाहती है, यानी कि जनता ज़्यादातर क्या चाहती है, उसी को आपको निर्णय लेना होता है। तो कई सारी चुनौतियाँ होती हैं नेताओं के लेकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर बताया गया तीसरा, औपचारिक एवं अनौपचारिक साख के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। और बताया ग्रामीण भारत में औपचारिक साख के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो बताइए कि औपचारिक यानी कि जो सरकारी हमारे हैं उनमें औपचारिक तरीके से कह सकते हैं, और अनौपचारिक बोले तो गैर जो सरकारी तरीके से हम लोग ऋण लेते हैं, यानी कि शराबे वगैरह बाजार जाते हैं, यानी कि जो ज्वेलर्स कहीं लेते हैं या रिश्तेदारों से लेते हैं, अनौपचारिक हो जाती हैं। और औपचारिक में जो बैंकों से, सरकार से जो भी मुहैया सरकार ऋण कराती है, तो औपचारिक ये ऋण हो जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोग लिख के आए होंगे और उम्मीद है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बताया गया, या आप अथवा में आप लिख सकते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, और भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या है? विश्व ग्लोबलाइजेशन, यानी दुनिया जो आप एक छोर से दूसरे छोर से जुड़ी हुई है, ये तो भूमंडलीकरण में, यानी कि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण में मतलब लोग प्रभावित होते हैं, उसकी संस्कृति को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है, यानी कि लोग अपनाते हैं। जैसे हम लोगों ने अमेरिका की संस्कृति को बनाया, आज जीन्स पैंट पहने हैं और टाई बेल्ट बांधते हैं, ये सब कोट पहनते हैं, ये सब क्या है? वैश्वीकरण का प्रभाव है। और अलग अलग प्रकार से जो भोजन की हमारी पद्धति वो भी बदलती जा रही है, तो इसी के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। वैश्वीकरण की ये जो प्रभाव है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपका आगे है 4, भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्रों का परिचय दीजिए।
तो आपको कपास जो जहाँ कपास उत्पन्न होता है, जहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी, है ना, काली मिट्टी जहाँ पाई जाएगी वहीं कपास उत्पन्न होगा। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश, है ना, ये जो कुछ क्षेत्र हैं वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ कपास उत्पन्न होगा, है ना। तो उसी के बारे में आपको बताना था, इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं, उसी के बारे में आपको हिंट देते हुए पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या अथवा हम लिख सकते हैं आप, भारत में मैग्नीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो मैग्नीज आपको बता देना है, मैग्नीज के बारे में खास आपको वही बता देना था। आप वो सरल है, जो कपास वाला जो क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसी का दूसरा भाग है। पहला है सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो सत्याग्रह का अर्थ आपको बताना है, बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे, मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया था, इस बार तो आप लोगों को भी, ऑनलाइन वाले भी बच्चे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सत्याग्रह बोले तो महात्मा गांधी ने सत्य का आग्रह किया था, यानी कि सभी को अपनी जो भी विचारधारा है, यानी कि हम जो चाहते हैं वो सत्य से ही चाहते हैं, यानी कि हम अपने आप को जो भी लेकर अंदर विचार हुए हैं, अगर हम किसी को लेकर सत्य हैं, यानी किसी विचारधारा को लेकर सत्य हैं, यानी कि विरोध नहीं करते हैं, अगर हम शांतिपूर्ण किसी से अपना जो भी हक है वो मांगते हैं तो हमें मिलेगा ही। तो सत्य की राह पर आप चलिए, यानी कि आप अंग्रेज़ों का इस तरह विरोध ना कीजिए कि आपको वो मजबूरन करना पड़े, है नहीं, कुछ मतलब हथियार उठाना पड़े उनको, तो आप इस तरह मत करिए। तो आप अहिंसक रूप से अपनी बातें रखिए। ठीक है, तो इसी बारे में आपको बताना था कि महात्मा गांधी आगे बढ़कर लोगों को किस तरह एकजुट किए, और इसी के बारे में बताना है। फिर इसी का अगला है याथवा में, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो भी राष्ट्रवाद है उसका उदय क्यों हुआ, यानी कि इसी के बारे में बताना है आपको। बस क्वेश्चन तो थोड़ा घुमा दिया गया, इसी के बारे में बताना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। छठा है भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत की संघीय व्यवस्था है, यानी कि फेडरलिज्म है, उसी के बारे में आपको बताना है, यानी जो हमारे अलग अलग राज्य हैं किस तरह हमारी एक भारत को शान बान से बांधे हुए हैं। नहीं, भारत जो है वो संघीय राज्य, यानी बहुत सारे देश हैं, वो राज्य बहुत सारे राज्य हैं, और उसी के बारे में आपको संघीय व्यवस्था बताना है नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तो नहीं बताएंगे हम। या आप लिख सकते हैं भारत में धर्मनिरपेक्ष है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, किन्हीं दो प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट किया है। तो धर्मनिरपेक्ष क्यों है, क्योंकि हमारे देश में कोई धर्म नहीं माना जाता है, ये शब्द जो बता रहा है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन करके पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो ये शब्द कहता है कि कोई हमारा धर्म नहीं है, लेकिन ये शब्द ठीक नहीं था, तो इसके लिए पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, इसकी जगह पर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो भारत कोई मतलब विशेष धर्म का देश नहीं है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम धर्म है नहीं, तो भारत सभी धर्मों को पालन करता है। चलिए उसी बारे में आपको बताना था। आगे प्रश्न है, हो गया, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको 7वां प्रश्न है, आर्थिक क्षेत्रों का क्या अर्थ है, यानी आर्थिक क्षेत्र। तो बताए होंगे आपको, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब आर्थिक क्षेत्रों में भारत की व्यवस्थाओं को, यानी कि जो पढ़ने के हिसाब से हमको बांट लिया गया है कि जो जीडीपी का अनुमान यानी किस तरह हम लोग लगा सकते हैं, तो उत्पादन के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों में बांटा गया, उसी के बारे में हमको लिखना था, और तृतीय क्षेत्र में विशेषताओं के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, यह आपको बताना है उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उपभोक्ता अधिकार जैसे कोपरा 2005 का है, तो उसी के बारे में आपको लिख लेना था। उपभोक्ताओं क्या क्या अधिकार हैं, है नहीं, कि आप पर्चा बनवाएं, अवश्य बनवाएं, और जो भी आपके मतलब हनन हो रहा है तो उसको सरकार के पास आप जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, है नहीं। फिर 8वां है भारत के चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए। तो चीनी उद्योग भारत में किस तरह व्यापक है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, और किस किस कहाँ पर चीनी उद्योग मिलेंगे आपको, है नहीं। या आप लिख रहे हैं भारत में सड़क परिवहन के विकास का परिचय दीजिए। तो सड़क परिवहन आपको बता देना है, 3 तरह के, है नहीं, परिवहन है, एक तो थल, जल और वायु, तो उसी के बारे में आपको बता देना था।
बहुत ईजी है। फिर आपका आया है मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र संबंधी प्रश्न में पहला है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 में अधिवेशन हुआ था, तो ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर। दूसरा है, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो जलियांवाला बाग की घटना घटी अमृतसर में, नहीं, पंजाब के अमृतसर में। और तीसरा है, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। तो असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम है वो स्वीकार किया गया। तो जो तीसरा है, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया है, यानी कि ये मद्रास, शायद चेन्नई में मुझे लग रहा है। आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा कि कंफर्म करके, और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये 27 वाला यानी कि पहला वाला क्वेश्चन और तीसरा वाला है, मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया है। तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है, थोड़ा लग रहा है, तो आप सर्च करके बताइएगा कि गलत तो नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जो तीसरे का आंसर है वो मद्रास यानी कि चेन्नई है। ठीक है, नहीं, इसका नागपुर होगा, क्योंकि ये तीसरा वाला का है, ये नागपुर होगा। और जो 1927 में जो हुआ था ये वाला, इसका मद्रास होगा, मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो। ठीक है, और तीसरे वाला का हुआ ये नागपुर होगा। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से मुझे मतलब क्या कुछ गलती तो नहीं हुई है। चौथा है, वह स्थान जनपद जहाँ चोरी चोरा का कांड हुआ था। तो चोरी चोरा कांड हुआ था ये गोरखपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा की घटना हुई थी। पांचवा है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो नील की खेती करने वालों का किसानों का जो आंदोलन हुआ था वो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। आगे चलते हैं, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए आगे चलते हैं, इसके भी आगे क्वेश्चन है। पहला है, नेशनल कार्बेट पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, तो ये आपको चतुर्भुज चिन्ह लगा देना है। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है ना। जिम कॉर्बेट ये देश का पहला यानी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह त्रिभुज चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो ये एक आपको बंदरगाह बता देना है। आप मुर्मुगांव बता दें, कांडला बता दें या मुंबई बता दें। ठीक है, कुछ भी आप बता सकते हैं, एक बंदरगाह बता सकते हैं। तीसरा है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो शिवालिक ये भारत के जो हिमालय पर्वत है उसकी जो सबसे निचली वाली यानी भारत की तरफ जो निचली वाली जो सबसे श्रृंखला है वो शिवालिक श्रृंखला है, वो आपको बतानी थी। चौथा है, गुजरात की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम से। तो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी, बताने थे। पांचवा है, भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से। तो बोकारो, झरिया, केंदुझर ये सब पता देने हैं आपको, नहीं। झारखंड के कुछ क्षेत्र भी हैं और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के भी क्षेत्र हैं। चलिए, तो यही सब क्वेश्चन थे आपके, बाकी ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। और क्वेश्चन बताइएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन का डिस्कशन रहा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अप्रैल से अपनी क्लासेस इसी पर होगी और ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।